मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या होती है? शेयर मार्केट। मुझे पैसों, हमें पता है हमारे शेयर मार्केट में हर कोई बंदा पैसा रेज नहीं कर सकता। जिनकी अच्छी क्रेडिट रेटिंग होती है, जिसकी अच्छी, हाँ वही पैसा उठा सकती है, हर कोई एरी गैरी कंपनी नहीं उठा सकती पैसा। अगर आप शेयर मार्केट से शेयर्स और डिबेंचर से पैसा रेज कर सकते हो तो आपको पैसे की चिंता नहीं। तो पैसे की चिंता, तो रिटेन अर्निंग के बारे में सोचोगे नहीं, आप हमको डिविडेंड दे दो। अभी क्या दे दो? जब पैसों की जरूरत होगी, मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन की जरूरत होगी, हम शेयर मार्केट से उठा लेंगे। तो अगर आपकी एसेस टू कैपिटल मार्केट है तो आप हाई डिविडेंड दे सकते हो, आप हाई डिविडेंड। लेकिन अगर आपकी एसेस टू कैपिटल मार्केट नहीं है, आप शेयर्स और डिबेंचर से पैसा नहीं कर सकते, तो आपको प्रॉफिट आपको रिटेन करना पड़ेगा। प्रॉफिट आपको, तो आपको लो डिविडेंड देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? समझ आ गई बच्चों बात? क्लियर है पॉइंट? आगे क्या है? एस। अगला क्या है? एस। एस इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। एस इज स्टेबिलिटी ऑफ, बच्चों जो कंपनी स्टेबल डिविडेंड देती है, कांस्टेंट डिविडेंड देती है, जो कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड देती है, उनका मार्केट प्राइस हाई रहता है। उनका मार्केट प्राइस, आपको बता रहा हूँ शेयर मार्केट टिप, आरईसी बढ़ता जा रहा है। क्यों हो जाता है? वो बहुत हाई डिविडेंड देती है। क्या देती है? हाँ दिख रहे ना, जो कंपनी ना हाई डिविडेंड दे रही है ना, उनका प्राइस भी बढ़ रहा है। आरईसी नोट कर लेना, ठीक है? आरईसी मैंने एक, आज मान लो 6 महीने के अंदर अंदर 200 से, 6 महीने के 4 महीने के अंदर 200 से 450 हो गया। क्यों हो गया है? मैंने भेज दिया, 200 में खरीदा था, मैं खुश हो गया, 300 का वो भेज दिया, वो 450 का हो गया। तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड के मतलब है, मतलब जो कंपनी अच्छा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हाल, तो वो देखो अभी भी मेरे को डिविडेंड मिला है, एक शेयर 22 रुपये, एक शेयर पे 22, ठीक है, एक शेयर 22 में, वो भी बढ़ता जा रहा है। उसका टारगेट प्राइस 3600 है, 3600 में 5000 जाएगा, हॉल खरीद लो। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड यानी जो कंपनी स्टेबल डिविडेंड देती है, जो कंपनी स्टेबल डिविडेंड देती है, उनका मार्केट प्राइस हायर होता है। समझ आ गई बच्चों बात? तो यानी कि जो कंपनी अच्छा, अगर डिविडेंड, अगर मार्केट प्राइस बढ़ाना है तो आपने देखा होगा उन कंपनीज का मार्केट प्राइस ज़्यादा होता है जिनका स्टेबल डिविडेंड होता है। जो कंपनी कभी कभी डिविडेंड देती है उनका एज कम्पेयर टू कम होता है, उनका प्राइस इतना तेजी से नहीं बढ़ता। तो अगर आप स्टेबल डिविडेंड दोगे मार्केट प्राइस हाई होगा, अगर आप डिविडेंड नहीं दोगे तो मार्केट प्राइस लो होगा। समझ आ गई बच्चों बात? आगे चलते हैं जी। SAS हो गया। ई क्या है बच्चों? ई है जो अर्निंग्स। ई क्या है? अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। आप बताओ जो का एक कंपनी है हायर अर्निंग अर्न कर रही है, एक कंपनी है वो हायर अर्निंग कर रही है, तो मैं जो, और एक है लोअर अर्निंग कर रही है, तो जो ऑब्वियसली डिविडेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग्स। डिविडेंड अर्निंग के तो पार्ट है, हायर अर्निंग हायर डिविडेंड, हायर अर्निंग हायर डिविडेंड, लोअर अर्निंग लोअर डिविडेंड। ठीक है, जो हायर अर्निंग हायर डिविडेंड, लोअर अर्निंग लोअर डिविडेंड। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? कैश फ्लो पोजीशन। नेक्स्ट है जो कैश फ्लो पोजीशन। नेक्स्ट क्या है बच्चों? बच्चों कई लोगों के पास प्रॉफिट तो अर्न करते हैं लेकिन उनका कैश इनफ्लोज नहीं होता। क्या नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि ना उनका री इन्वेस्ट हो जाता है पैसा स्टॉक के अंदर। किसमें इन्वेस्ट हो जाता है? तो जो अगर आपके पास पैसा भी, क्योंकि डिविडेंड देना होता है कैश में, डिविडेंड देना होता है, तो अगर आपके कैश इनफ्लोज अच्छे हैं, अगर आपके कैश इनफ्लोज अच्छे हैं तभी आप डिविडेंड दे पाओगे हाई। अगर आपके हाई कैश इनफ्लोज होते हैं, आपके कैश काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है, तभी आप हाई डिविडेंड दे पाओगे। लेकिन अगर आपका लो कैश इनफ्लोज है, क्या है आपका, तो क्या होगा? लो डिविडेंड दोगे आप। क्या दोगे? लो डिविडेंड दो पाओगे। ठीक है जी। फिर क्या जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। हाँ जी, जो अगला है ECG। ECG जी क्या बच्चों? ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। है जो अगला है जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। क्या है? अब बताओ भैया, हमारे पास प्रॉफिट कमाया हमने, लेकिन हमारे पास ना एक मशीन खरीदनी है, आपकी डिमांड है, तो अगर आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हाई है, अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हाई है, नहीं आपको एक ब्रांच खोलनी है, तो ऑब्वियसली आपको पैसा वहाँ लगाना पड़ेगा। तो पैसा वहाँ बनाना पड़ेगा, तो आप लो डिविडेंड दोगे। क्या दोगे? क्योंकि आपको पैसा वो रिटेन करना पड़ेगा, आप डिविडेंड नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स लोअर है, अगर आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट लोअर है, आपका काम आगे नहीं चल सकता, तो हाई डिविडेंड देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? हाई डिविडेंड देना पड़ेगा। समझ आ गया जो बात? अगला ECG हो गया। ECG अगला क्या बच्चों? S सन इन लॉ। SC सन इन लॉ SC। S क्या बच्चों? स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट
बच्चों अगर आप डिविडेंड इंक्रीज करते हो, बच्चों स्टॉक मार्केट ना अच्छी न्यूज़ से आपने देखा होगा, अच्छी न्यूज़ से और बुरी न्यूज़ से अप एंड डाउन होती है, वॉर छिड़क जाती है। वो भी वॉर छिड़ी थी, शेयर मार्केट क्या हो गई थी, डाउन हो गई थी। और अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, बजट अच्छा आ गया, तो शेयर मार्केट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो शेयर मार्केट बड़ा गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ से चलती है। जितनी भी शेयर मार्केट है वो गुड न्यूज़ और, तो आप बताओ कंपनी एक डिविडेंड देने वाली है तो गुड न्यूज़ है बैड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, ठीक है ना। तो स्टॉक मार्केट रिएक्शन, स्टॉक मार्केट में गुड न्यूज़ के रिएक्शन बड़े होते हैं और बैड न्यूज़ के रिएक्शन बड़े होते हैं। आप देखना जब भी वॉर छिड़ती है ना, रशिया और यूक्रेन की वॉर छिड़ी थी, शेयर मार्केट गिर गई थी। वो जो इजराइल और हमास की लड़ाई छिड़ी थी, शेयर मार्केट गिर गई थी, ठीक है जी। अब कह रहे हैं अगर मोदी जी आ गए तो ये गुड न्यूज़ है, शेयर मार्केट बढ़ जाएगी। जो इलेक्शन जीते थे वो गुड न्यूज़ मानी गई थी, शेयर मार्केट बढ़ गई थी। तो मतलब मोरल स्टोरी, अगर कोई कंपनी डिविडेंड इंक्रीज कर देती है नेक्स्ट ईयर से, अगर कंपनी इंक्रीज इन डिविडेंड करती है तो एक गुड न्यूज़ मानी जाती है, इसे एक गुड न्यूज़ माना जाता है और हमारा मार्केट प्राइस भी हाई हो जाता है। इसी तरह अगर कंपनी डिक्रीज कर देती है डिविडेंड, अगर कंपनी डिक्रीज कर देती है डिविडेंड तो इसे बैड न्यूज़ माना जाता है, इसे बैड न्यूज़ माना जाता है और मार्केट प्राइस आपका गिर जाता है, मार्केट प्राइस, ठीक है जी। अगला है बच्चों शेयर प्रेफरेंस, शेयर होल्डर प्रेफरेंस। स्टॉक मार्केट का अच्छा हो गया, एल क्या रह गया, एल रह गया, एल है एस एल, एल है लीगल कॉन्स्टेंट्स। एल क्या बच्चों, लीगल कॉन्स्टेंट्स। बच्चों कई तरह के ना कॉन्स्टेंट्स हैं डिविडेंड देने में, कई तरह के कॉन्स्टेंट्स होते हैं डिविडेंड देने में, वो आपको कंसिडर करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, क्या क्या, अगर आप डिविडेंड देते हो तो क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। क्या देना पड़ेगा, तो याद रखिएगा जो अगर डिविडेंड देने में कई तरह के कॉन्स्टेंट्स हैं कि अगर आप डिविडेंड देते हो तो इनकम टैक्स देना पड़ता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोलते हैं, कैश फ्लो में क्वेश्चन भी था, ठीक है जी। अगर आप डिविडेंड देते हो तो आपको टैक्स देना पड़ता है। और अगर आपको ना कंपनी एक एवरेज प्रॉफिट होता है जो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि उससे हायर डिविडेंड नहीं दे सकते, तो कंपनीज एक्ट के अंदर भी लिखा हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट से ज़्यादा, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते। तो जो लॉ में हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। इनकम टैक्स में कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ कंपनीज एक्ट में कॉन्स्टेंट्स हैं, ये सब हमें क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, हाँ जी। लीगल कॉन्स्टेंट्स के बाद हो गया एस, फिर से एस है जो अगला एस है आपका शेयर होल्डर प्रेफरेंस। अगला एस क्या है, शेयर होल्डर। अब आप बताओ जो शेयर होल्डर है बुढ़े लोग, कौन है, ओल्ड पीपल, वो क्या चाहेंगे, डिविडेंड मिले या रिटेन अर्निंग हो, क्योंकि उनके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, उनके वो रिटायर हो चुके हैं, तो उनको क्या चाहिए, इनकम चाहिए, तो क्या चाहेंगे, डिविडेंड दो, क्या दो। लेकिन अगर मेरे जैसा क्या है, जवान है, तो क्या कहेगा, डिविडेंड मत दो, उसे ग्रोथ दो, ताकि जब मैं बुढ़ा हूँ तो मेरे पास मेरे मार्केट प्राइस, तो जो मेरा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल का शेयर में 2700 खरीदा था, जब बुढ़ापे में कितने हो जाए, 1 लाख रुपए का हो जाए, है ना भाई, सही बात है ना। तो मैं कहूँगा डिविडेंड ना तो ग्रोथ करो, ग्रोथ क्या करो, जितनी कंपनी वो ग्रोथ कब होगी, रिटेन अर्निंग से। कैसे होगी, तो आपकी शेयर होल्डर प्रेफरेंस। अगर आपकी कंपनी में ओल्ड एज पीपल ज़्यादा है, बुढ़े मत लिखना, ओल्ड एज पीपल लिखना, तो ओल्ड एज पीपल ज़्यादा है तो वो लोग क्या कहेंगे कि डिविडेंड दो। और अगर मेरे जैसा यंग है तो क्या कहेगा कि भैया हाँ ठीक है जी, मेरे जैसा 24 का है तो कहेगा डिविडेंड दो। आगे चलो जी, होने वाला हूँ 24 का, आगे चलते हैं। उसके बाद है शेयर होल्डर प्रेफरेंस के बाद, हाँ जी लास्ट क्या रह गया जो कॉन्ट्रेक्चुअल, सी इज कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट्स। कॉन्ट्रेक्चुअल, देखो जो कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट्स, देखो जो अगर हम ना बैंक से लोन लेते हैं ना तो कई बार बैंक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आप इतने साल तक डिविडेंड नहीं दोगे, या जब तक लोन नहीं चुकाओगे तब तक डिविडेंड। तो ये सारे आपको कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट होता है। सो क्या गया भाई वो है क्या सर, नहीं सर लीगल नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट्स है कि भैया अगर आप बैंक से लोन लेते हो, अगर आप बैंक से, तो बैंक क्या कर देता है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि इतने साल तक आप डिविडेंड नहीं दोगे, इतने साल तक डिविडेंड आप समझ आ गई बच्चों बात। इसे क्या बोलते हैं आप, आपका कॉन्ट्रेक्ट। तो बच्चों याद कर लेना एक्रोनिम, इनका माइंड में उतार लेना। सांस की इसी चीज कराएगा सन इन लॉ, एससी, एस फॉर स्टेबिलिटी अर्निंग, ए फॉर एसेस टू कैपिटल मार्केट, फिर आपका एस स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, फिर ई क्या था, अर्निंग्स, अमाउंट ऑफ अर्निंग, सी था कैश इनफ्लो, जी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। आप देख रहे हो जी हर जगह आप वही है, जी हर जगह क्या है वही है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। फिर क्या हो जो एस,
एस क्या है? स्टॉक मार्केट रिएक्शंस। एल क्या है? लीगल कॉन्स्टेंट्स। अगला एस क्या है? शेयर होल्डर फंड। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया ना, पेपर में ना ये चीजें लिख लोगे ना, एस शेयर होल्डर, वो उसी को रिवाइज करना, माइंड में आ जाएगा। समझ आ गई बात? जिसे क्या बोलते हैं, माइंड मैप बना लेना कि एस, तुमने कंसेप्ट समझ लिया, अपने आप बन जाएगा पेपर में। ठीक है, ये भी 10 मिनट है, एक टॉपिक और करा देता हूँ। चलो भाई, तुम लोग थके हुए हो। सर मेरी उसमें वीडियो बनी हुई है कार्टून।